मुझसे ये पूछा जा रहा था कि सर स्पेन नंबर 2 और नंबर 10 पे रिफ्यूज़ल क्यों लगा देता है। इसकी रीज़न क्या है? क्या स्पेन एम्बेसी सिर्फ नंबर 2 और नंबर 10 की वजह से ही डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट करती है, या बिहाइंड द स्टोरी कोई और सीन चल रहा होता है, कुछ और चीज़ें चल रही होती है उनके माइंड में? इसकी काफ़ी मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं या इसकी काफ़ी मल्टीपल रीजंस हो सकती है जिनका हमें नहीं पता। ऐसा क्या है, ये क्यों ये करती है स्पेन एम्बेसी, और क्या स्पेन एम्बेसी इंडियन पासपोर्ट पे या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पर्टिकुलरली वीज़ा इशू क्यों नहीं करती, या फिर जो भी कोई वहाँ पे जा रहा है वो फ्रेश पासपोर्ट के साथ जा रहा है तो उसके लिए ये रीज़न है, या फिर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जा रहा है तो उसके लिए भी ये रीज़न हो सकती हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे हम इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मुझसे ये पूछा जा रहा था कि सर स्पेन नंबर 2 और नंबर 10 पे रिफ्यूज़ल क्यों लगा देता है। इसकी रीज़न क्या है? क्या स्पेन एम्बेसी सिर्फ नंबर 2 और नंबर 10 की वजह से ही डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट करती है, या बिहाइंड द स्टोरी कोई और सीन चल रहा होता है, कुछ और चीज़ें चल रही होती है उनके माइंड में? इसकी काफ़ी मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं या इसकी काफ़ी मल्टीपल रीजंस हो सकती है जिनका हमें नहीं पता। ऐसा क्या है, ये क्यों ये करती है स्पेन एम्बेसी, और क्या स्पेन एम्बेसी इंडियन पासपोर्ट पे या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पर्टिकुलरली वीज़ा इशू क्यों नहीं करती, या फिर जो भी कोई वहाँ पे जा रहा है वो फ्रेश पासपोर्ट के साथ जा रहा है तो उसके लिए ये रीज़न है, या फिर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जा रहा है तो उसके लिए भी ये रीज़न हो सकती हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे हम इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, प्रॉपर देखना है। इंटरलिंक्ड इन्फॉर्मेशन होती है इस पूरी कंप्लीट वीडियो में, इसलिए मैं कहता हूँ आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर बेल के बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि किसी भी किस्म की कोई भी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में आएगी। तो आप जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप देख सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी जर्नल है तो आप मुझे एक टेक्स्ट मैसेज कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर आपकी क्यूरी पर्सनल है तो आप मुझे एक टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। अब बात यह है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जिसके लिए काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि जो स्पेन की एम्बेसी है ये नंबर 2 और नंबर 10 क्यों लगा देती है। तो सर इस यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि स्पेन की एम्बेसी नंबर 2 और नंबर 10 इस वजह से लगा देती है कि स्पेन की जो एम्बेसी है वो कोटा सिस्टम के ऊपर वीज़ा देती है। मोस्टली ऐसा किया जाता है। वैसे तो शेंजन की काफ़ी सारी एम्बेसीज कोटा सिस्टम पे वीज़ा देती हैं, लेकिन जब वो कोटा सिस्टम, अच्छा पहली बात है कोटा सिस्टम होता क्या है। कोटा सिस्टम का ये मतलब है, और कोटा सिस्टम हम कहते हैं कि अगर एक एम्बेसी के पास 10 वीज़े हैं, सपोज टू बी मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात करता हूँ, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए एक एम्बेसी के पास 10 वीज़े हैं एक महीने के लिए। वहाँ पे एप्लीकेशन चली गई हैं 40, उन्होंने 10 को इंटरटेन करना है, तो बाकी की जो 30 एप्लीकेशंस है उन्होंने उनको बाहर निकाल देना है, उन्होंने आउट कर देना है। तो उन्होंने जो रीजन लगानी है वो नंबर 2 और नंबर 10 की लगानी है। सर नंबर 2 और नंबर 10 है क्या? नंबर 2 में ये कहते हैं कि जी जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, जो आपने प्लान दिया हुआ है, वो प्लान अकॉर्डिंग टू दी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कंसीडरेबल नहीं है। और नंबर 10 क्या है? नंबर 10 में ये कहा जाता है कि हमें जी रीजनेबल डाउट्स हैं। रीजनेबल डाउट्स का ये मतलब होता है कि हमें एक बात की जाती है कि जी हमें शक है, हम कहते हैं कि जी हमें शक है। रीजनेबल डाउट्स का ये मतलब होता है कि हमें यकीन है कि आपने वहां से वापस नहीं आना और आपने वहां पे ओवरस्टे हो जाना है। तो ये जो वो बातें कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ये हर किसी के ऊपर लागू नहीं होती है, हर किसी के ऊपर प्रॉपरली हर किसी के साथ प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करती। माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो बात माइट बी पॉसिबल, ये मैं कह रहा हूं कि वो एक बंदे के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए या 4 के लिए फिट होती हो, लेकिन वहां पे जितनी भी एप्लीकेशंस जा रही हैं, क्या इन सारी एप्लीकेशंस के लिए ये चीज़ फिट होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? इंडियन पासपोर्ट के लिए भी यही है, पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए भी यही है, यही 2 और 10 लगा के वो एप्लीकेशंस को आउट कर देते हैं। स्पेन एम्बेसी ने एक टाइम पे बहुत सारे वीजे दिए थे कोविड के बाद, लेकिन वो जो कोविड के बाद का टाइम था तब तक तो ठीक था क्योंकि उसने बहुत सारा एंटरटेन किया, काफ़ी सारे वीज़े दिए। लेकिन आजकल स्पेन एम्बेसी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की हुई है, काफ़ी टाइट किया हुआ है, वो वीज़ा नहीं देती। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर करता हूँ, मैंने सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही में नहीं ऐसा देखा, बल्कि दुबई में काफ़ी सारे केसेस आए
जिन पे मैंने रिजेक्शन देखी, कतर में काफ़ी केसेस आए जिन पे रिजेक्शन देखी, ओमान में काफ़ी केसेस आए जिन पे रिजेक्शन देखी, लेकिन रिजेक्शन यही दो नेशनैलिटीज़ की देखी, या इंडियंस की देखी या फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट की देखी। बांग्लादेश का पासपोर्ट और श्रीलंका का पासपोर्ट इतना ज़्यादा एम्बेसीज में वैसे भी नहीं जाता। तो यही दो पासपोर्ट की मैंने जो है ना वो रिजेक्शन रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई देखी। अब रिजेक्शन रेशो हाई किसको हम कहते हैं? अगर 10 लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है तो एक को मिल गया, बाकी 9 को नहीं मिला, तो ये वीज़ा रेशो काफ़ी ज़्यादा देने, जो रिजेक्शन रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब इसका जो एक्चुअल कॉज है वो कॉज क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो कॉज है ये हर किसी के लिए फिट नहीं होता। अब इसके बाद करना क्या चाहिए? मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग है, आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, आपकी एक जेन्युइन, आपने जो एक ट्रैवल प्लान दिया था वो एक जेन्युइन ट्रैवल प्लान है, और आपके बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हुए थे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं, आप ज़रूर एक दफ़ा अपील में जाएं। अपील में जाने से आपको होगा क्या? वीज़ा उन्होंने नहीं देना तो उन्होंने वैसे भी नहीं देना। आप अपील करेंगे या नहीं करेंगे, वीज़ा तो उन्होंने वैसे भी रिफ्यूज़ कर दिया है, लेकिन आपको कोई प्रॉपर रीज़न समझ आ जाएगी। वो दोबारा से अगर कोई रीज़न आपको बताएंगे तो थोड़ी सी रीज़न क्लियर हो जाती है, आपको प्रॉपर रीज़न समझ आ जाती है। लेकिन ये चीज़ सबके लिए फ़िट नहीं होती, ये उन लोगों के लिए फ़िट होती है जिनको जो ये समझते हैं कि उनकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन जिन लोगों की प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है उनको भी पता होता है कि हमारी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक सिक्का फेंका होता है, लग गया नहीं लगा तो खैर है यार, कोई बात नहीं है। वो उन लोगों को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि वो अपील पे जाएं। अब एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि प्रोफाइल स्ट्रांग का कैसे पता चलता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपको पता है कि ट्रू समहाउ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने को 2-4 कंट्रीज़ को ट्रैवल किया हुआ है, अगर आप जीसीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन आप किसी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन आपकी टैक्स रिटर्न्स और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो एज इट इज़ सेम लाइक का पाकिस्तान, तो आपकी टैक्स रिटर्न्स और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो फिर आप ज़रूर अपील पे जाएँ। लेकिन बेस्ट टाइम ये है, ये तो रिफ्यूज़ल के ऊपर मैंने बताया था कि 2 और 10 को क्यों करते हैं। जो लोग इसको रीअप्लाई करना चाह रहे हैं, शेंजन के लिए जाना चाह रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करता हूं कि स्पेन के रिफ्यूज़ल के बाद वो अगर टर्की में नहीं गए तो वो टर्की का वीज़ा एक दफ़ा अप्लाई कर लें स्पेन के रिफ्यूज़ल के बाद। अगर उन्होंने पहले टर्की कवर किया हुआ है तो डेट्स ओके, फिर उनको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वो किसी और बड़े कंट्री को एक दफ़ा अटैम्प्ट ले लें, जापान को अटैम्प्ट ले लें, किसी भी कंट्री को अटैम्प्ट ले लें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे वीज़े निकल जाते हैं, ऐसे वीज़े लग जाते हैं, वीज़ा अप्रूव हो जाता है, जो मैं आपको बताता हूँ। तो आप एक दफ़ा किसी दूसरी बड़ी कंट्री का अटैम्प्ट ले लें, उसके बाद अटैम्प्ट लेने के बाद दोबारा से आए एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नए ट्रैवल प्लान के साथ, एक नई मार्केट में रिसर्च करने के बाद कौन सी एम्बेसी ज़्यादा वीज़ा दे रही है उस एम्बेसी को हिट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर वीज़ा मिल जाएगा। ये एक ब्रीफ डिस्कशन थी जो मैंने स्पेन एम्बेसी से रिलेटेड की है, नंबर 2 और नंबर 10 के बारे में की है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर, वीज़ा बड़े बड़े टाइकॉन का रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा रिजेक्ट होने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है और जो एक इंटरेस्टिंग आप ये कह सकते हैं कि कहानी है वो ये है कि हर बंदे का वीज़ा 2 और 10 से रिजेक्ट नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती है, जिनमें से बड़ी रीज़न ये होती है कि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है वीज़ा देने के लिए, क्योंकि उसके पास कोटा ही नहीं है। तो जब उसके पास कोटा ही नहीं है तो वो कहाँ से वीज़ा देगा? बस सबसे बड़ी रीज़न यही होती है। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।